दोस्तों, अभी हम इस लेसन में मार्क्सन्स फार्मा का स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं। मार्क्सन्स फार्मा का स्टॉक एनालिसिस करने के लिए पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके लिए इस लेसन को कम्प्लीटली देखना और समझना कि कैसे किसी स्टॉक में एनालिसिस करने के वक्त हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप लोगों को पता है, ये सारे स्टॉक्स आप लोगों के एक्सरसाइज के लिए हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं। उसमें से 2 स्टॉक्स का एनालिसिस हम खुद करने वाले थे और बाकी सारे कंपनीज का एनालिसिस आप खुद अपनी तरफ से करोगे, जिससे आपका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन इन 2 स्टॉक्स को एनालिसिस करके हम इसके लिए बता रहे हैं जिससे आपको एक पुश मिलेगा और आप आपकी तरफ से एनालिसिस करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसके लिए जो स्टेप्स है वो वही हम लोग फॉलो करेंगे जो हम लोगों ने चेकलिस्ट में आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। तो अगर हम लोग 10 नंबर के पेज पे जाते हैं, 9 नंबर के पेज पे, तो आप लोगों को पता रहेगा कि ये स्टॉक एनालिसिस का फ्लो है। इस फ्लो को यूज़ करके अभी हम लोग मार्क्सन्स फार्मा का एनालिसिस करेंगे। उसमें हम लोग पहला स्टॉक को स्क्रीन करेंगे, उसके बाद डेटा को इंसर्ट करेंगे, डेटा को चेक करेंगे, फिर इनकम का अजम्पशन करेंगे, बैलेंस शीट का अजम्पशन करेंगे, फिर डीसीएफ वैल्यूएशन करेंगे, फिर रेशो एनालिसिस करेंगे, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन विद वैल्यूएशन रेशोज करेंगे, फिर फाइनल चेक्स करेंगे और इस फाइनल चेक में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को भी कवर करेंगे। इसके लिए हम लोग स्क्रीनर साइट पे आ जाते हैं। इसमें हम लोगों ने मार्क्सन्स फार्मा का स्टॉक जो है वो सर्च करके रखा है। अभी जो प्राइस चल रही है, करंट मार्केट प्राइस, वो 81 रुपीज़ है और जो पी चल रहा है वो 17.4 चल रहा है। क्वार्टर्स में चले जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं क्वार्टर्स में अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रो कर रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सेल्स जो है वो अच्छा खासा ग्रो होके 300 करोड़ से 1800 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है पहले माइनस में था, उसके बाद प्रॉफिट में आया और अभी अच्छा खासा दिखा रहा है। उसके बाद अदर इनकम जो है वो अभी कंपनी जनरेट कर रही है। उसके बाद इंटरेस्ट जो है वो कंपनी अभी ज़्यादा नहीं पे कर रही है, उससे पहले वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती थी। उसके बाद कंपनी का डेप्रिसिएशन है कुछ। उसके बाद नेट प्रॉफिट अच्छा है कंपनी का। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये कंपनी अच्छी दिख रही है। बैलेंस शीट में अगर चले जाते हैं तो इनके रिजर्व जो है वो बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स कम है, पहले वो ज़्यादा थी, अभी वो बोरोइंग्स कम है। फिक्स असेट अच्छे खासे ग्रो हुए हैं। उसके बाद कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है अभी के लिए और कुछ अदर असेट्स है। अभी इन सारे नंबर्स को लेके हम लोग इस कंपनी का मॉडल क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम लोग मार्क्सन्स फार्मा का मॉडल के ऊपर आ जाते हैं। इधर हम लोगों ने जो डेटा कॉपी करके रखा है ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट का, फिर बैलेंस शीट का डेटा कॉपी करके रखा है। ये डेटा कैसे कॉपी करना है, कैसे यूज़ करना है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा है। तो इसको हम लोग बार बार करेंगे तो ये लेंदी प्रोसेस होते जाएगा और वीडियोस बहुत बड़े बनते जाएंगे। तो इसके लिए इस लेसन में हम लोगों ने सिर्फ एनालिसिस क्या किया है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो समझ के लेने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं स्टॉक का जो डेटा है वो हम लोगों ने कॉपी करके रखा है। तो ओवरऑल हम लोगों ने जो डेटा चाहिए था वो कॉपी किया है। अगर आप शेयर प्राइस एनालिसिस में जाओगे तो इधर भी हम लोगों ने डेटा कॉपी करके रखा है। शेयर होल्डिंग का डेटा कॉपी करके रखा है। फिर रेशो एनालिसिस में जाओगे तो इसमें भी हम लोगों ने ये जो डेटा चाहिए था वो कॉपी करके रखा है, ये डेटा भी कॉपी करके रखा है। तो ओवरऑल जो डेटा चाहिए था वो सारा हम लोगों ने कॉपी करके रखा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन सबको मिनिमाइज़ करेंगे और मूव करेंगे और इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। जो अजम्पशंस डेटा है उसके ऊपर बात करेंगे। आप देख सकते हैं कंपनी का जो ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में वो 9.6% से ग्रो होते हुए 13%, 21% और 8.3%, और वेटेड एवरेज जो ग्रोथ है वो अराउंड 13.3% का दिखा रही है। हम लोगों ने वही वेटेड एवरेज ग्रोथ जो है वो आगे कंसिडर की है। उसके बाद लास्ट 2 ईयर्स के लिए हम लोगों ने और ज़्यादा कंसिडर की है। हम लोगों ने ये जो अजम्पशंस है वो हायर साइड पे अज्यूम किया है। उसका मैं रीज़न आपको बताऊंगा एंड ऑफ द लेसन, और मैं आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश करूंगा इसको हायर साइड पे लेने के बावजूद ये कंपनी की प्राइस जो है वो किस तरह से मूव हो रही है। इधर हम लोगों ने जो इक्विटी रिस्क प्रीमियम है वो भी हायर रखा है 8। फिर रिस्क फ्री रेट जो है वो जो अभी करंट चल रहा है वो रखा है, और लीवर्ड बीटा जो है याहू फाइनेंस वेबसाइट से कॉपी किया है। ये आप देख सकते हैं 1.23 ये हम लोगों ने कॉपी किया है। तो वापस हम लोग इसी डेटा के ऊपर आते हैं, ये हम लोगों ने इधर कॉपी किया है, ठीक है।
अभी अदर इनकम का जो ग्रोथ है वो 20% दिखा रहे हैं, हम लोगों ने 20% कंसिडर किया। हम सब नंबर हायर साइड पे पकड़ रहे हैं। जैसे कि लास्ट लेसन में आप लोगों ने देखा था, हम लोग लोअर साइड पे पकड़ रहे थे, वर्स्ट केस में पकड़ रहे थे। इधर हम लोग बेस्ट केस में पकड़ रहे हैं, जानबूझ के पकड़ रहे हैं। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए ये नंबर्स मैंने हायर साइड पे पकड़े हैं। प्रॉफिट भी हायर साइड पे पकड़ा है। इधर 75% अचीव हुआ था, उसके बाद 82%, लेकिन हम लोगों ने 80% ही पकड़ा है, 81%। इंटरेस्ट रेट जो है वो हम लोगों ने वही रखा है, उसमें कुछ भी हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। डिप्रिसिएशन भी वही रखा है। बैलेंस शीट पे आएंगे तो ये जो नंबर्स है ये लोअर साइड पे पकड़े हैं। जैसे कि इधर 96 डेज दिखा रहे हैं, हम लोगों ने 82 पकड़े जो वेटेड एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट होके आए हैं। इधर 43 और इधर 100। करंट असेट जो है वो 10% से ग्रो हो रही है ऐसा दिखा रहे हैं, क्योंकि 15 की 32 हुई है तो 32 की 53 कंसिडर की है। 280 करोड़ का फिक्स असेट था, वो 400 करोड़ का हुआ था, हम लोगों ने 400 का 550 करोड़ कंसिडर किया है। वही रेशो में हम लोगों ने कंसिडर किया है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नंबर्स नहीं किए हैं। उसके बाद टोटल नॉन करंट असेट्स जो है वही नंबर्स हम लोगों ने अज्यूम किए हैं जो ऑलरेडी आ रहे थे। इधर नंबर बड़े हैं लेकिन उसी लाइन में बढ़ेंगे, ज़्यादा कंसिडर नहीं करना है इस सब जगह पे। उसके बाद डेप्ट शेड्यूल में आते हैं तो उनके पास लोन तो है नहीं, जीरो लोन है, और जो भी है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हम लोगों ने इधर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इशुएंस ऑलरेडी कंसिडर किया है कंपनी ने, तो हम लोगों ने वही कंसिडर किया आगे जाके, और कंपनी को लोन लेने की ज़रूरत नहीं है ऐसा कंसिडर किया है। उसके बाद टोटल करंट लायबिलिटीज़ जो है वो 5% कंसिडर की है। इधर 40 थी, उसका 115 हुई थी, वो 115 से हम लोगों ने कंसिडर किया 147 करोड़। टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज़ 10% कंसिडर की है थ्रू आउट द पीरियड। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जैसे कि हम लोग 0% पकड़ते हैं वही रखा है। अभी इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। कंपनी 900 करोड़ से 1500 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर रही थी लास्ट 5 ईयर्स में। 1500 करोड़ का अभी 2873 प्रिसाइज बोलूँ तो, इधर प्रिसाइज बोलूँ तो 1491 करोड़ का रेवेन्यू दिखा रही है। कंपनी जो EBITDA अर्न कर रही है वो 300 करोड़ का है, इधर 650 करोड़ का है। ओवरऑल अगर टैक्स रेट में देखेंगे तो इनका टैक्स जो अराउंड 24% है वही मैंने कंसिडर किया इधर भी। उसके बाद कंपनी का जो डेटा है उसको चेक किया हुआ है ऑलरेडी। ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है, नॉर्मली हम चेक करते हैं डेटा, जैसा कि बैलेंस शीट का डेटा भी आप देख सकते हैं, इसको चेक किया हुआ है। तो ये डेटा चेक करना ज़रूरी है, सेकेंड स्टेप है हमारे। आपको मैं वापस से दिखा देता हूँ। डेटा जो है वो सेकेंड स्टेप है। पहला स्टॉक को स्क्रीन किया, फिर इंसर्ट डेटा किया, फिर चेक किया डेटा को। तो वो स्टेप जो अभी मैं बात कर रहा हूँ थर्ड स्टेप है, और मॉडल में सेकेंड स्टेप है। अभी ये डेटा हम लोगों को चेक करना होता है कि हम लोगों ने सही से लिया है कि नहीं। तो इधर जो हम लोगों का डेटा जो दिख रहा है वो सही से कॉपी हुआ है। इधर आप देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा दिख रहा है। बैलेंस शीट भी उसी तरह से अज्यूम की गई है, 1600 करोड़ की 3500 करोड़, इधर 700 करोड़ की 1600 करोड़ हुई थी। ठीक है। उसके बाद अभी कैश फ्लो जो है इधर हम चेक करेंगे तो 0 है। अभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, वो है DCF वैल्यूएशन। अभी इतना सारा सब चीज़ें सही होने के बावजूद DCF वैल्यूएशन में शेयर ओवरवैल्यूड दिखा रहा है और 30% डाउन साइड दिखा रहा है। अभी ये ऐसा क्यों हुआ? हम लोगों ने टर्मिनल ग्रोथ भी इधर अपडेट की है 5%। सब चीज़ें जो है वो सही है, फिर भी अपसाइड आपको नहीं दिख रहा है, आपको डाउन साइड दिख रहा है। स्टॉक में स्टॉक अच्छा खासा ग्रो हो रहा है लेकिन तभी भी अपसाइड नहीं दिख रहा है, डाउन साइड दिख रहा है। उसका सिंपल रीज़न है, हम लोग रेशो एनालिसिस में जाएंगे। देखो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो बहुत अच्छा है, करंट रेशो बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो बहुत अच्छा है। सबसे खराब परफॉर्मेंस चल रहा है वो कैश कन्वर्जन साइकिल का। ये देख सकते हैं, ये माइनस होना चाहिए, ये इधर प्लस में है। कंपनी खुद के पॉकेट में से इन्वेस्टमेंट कर रही है कैश कन्वर्जन साइकिल को मैनेज करने के लिए, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए कंपनी अपने खुद के पॉकेट में से पैसा यूज़ कर रही है। अगर हम लोग ऊपर जाएंगे, इन सभी को भी मिनिमाइज कर देते हैं, इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इधर आ जाओ। अब इधर देख सकते हैं हम लोगों ने सेम नंबर अज्यूम किए आगे भी। अगर ये अजम्पशन हम लोग इसी तरह से रखते हैं और
कंपनी अभी 13% का रेवेन्यू हम लोगों ने अज्यूम किया है कि 13% से कंपनी ग्रो हो सकती है। चलो इसको 20% करके देखते हैं और इधर 15% ही रखेंगे। इसको भी मिनिमाइज करेंगे, बैलेंस शीट को भी मिनिमाइज करेंगे। इसको आप लोग इंट्रिंसिक प्राइस कंसीडर करो। इसको हम लोगों ने शेयर प्राइस लिखा है, मतलब करंट मार्केट प्राइस और शेयर प्राइस जो हमारी आई है वो शेयर प्राइस, उसको हम लोग इंट्रिंसिक प्राइस भी बोलते हैं। वो 64 रुपीज़ है। क्यों ऐसा? क्योंकि कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल नहीं अच्छे से मैनेज कर रही है, इसीलिए शेयर प्राइस है वो ग्रो नहीं हो सकता है। वो क्लियरली इस मॉडल में दिख रहा है। तो कंपनी की शेयर प्राइस क्यों ग्रो हो रही है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम लोग जाएंगे अभी मनी कंट्रोल साइट पे। इधर हम लोग जाएंगे शेयर होल्डिंग में। इधर देखो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 48% है। इधर थोड़ी बहुत रिड्यूस हुई है, प्रोपोर्शन में रिड्यूस हुई है। अगर इधर हम लोग FIS के इसमें जाते हैं तो दिसंबर 2022 तक 4% थी, अभी इधर मार्च 2023 तक 15% इंक्रीज हुई है। मतलब FIS ने बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, 3 टाइम इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी में। अभी ये एक प्लस पॉइंट होने की वजह से ये शेयर ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर आप इसका वैल्यूएशन करते हो तो ये डाउन साइड दिखा रहा है। अभी इसका हम लोग रेशियो एनालिसिस में आएंगे और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के सामने देखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है अभी 2023 का आपको रिपोर्ट आएगा, मार्च एंडिंग हुआ है। इसका मतलब मार्च एंडिंग तक का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसके सामने 10% के ग्रोथ के हिसाब से ये स्टॉक 89 रुपीज़ की प्राइस दिखा रहा है। अभी 89 रुपीज़ की प्राइस जब हम लोग इसको वापस से आते इधर, ये तो 20% किया था तो इसको मैं अंडू कर लेता हूँ और वेटेड एवरेज है वही पकड़ लेता हूँ, ठीक है, 13.37%। और वापस हम लोग उधर जाएंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे, ठीक है। इधर आते हैं। अभी देखो PG रेशो 1 के ऊपर नहीं जा रहा है। इधर वो अंडर वैल्यूड था, इधर वो ओवर वैल्यूड हुआ है। जब वो 89 क्रॉस करेगा तब वो ओवर वैल्यूड होगा 2023 में। 2024 में वो 15% का रिटर्न दे सकती है कंपनी, 2025 में 20% का रिटर्न दे सकती है, 2026 तक 20% का। तो जो अभी प्राइस चल रही है वो वैलिड प्राइस चल रही है। लेकिन हमने जो डेटा लिया है वो तो अप टू 2022 तक का है, तो उसकी वजह से ये शेयर जो है वो डाउन साइड दिखा रहा है 30% का। लेकिन एक बार ये शेयर 89 प्राइस क्रॉस कर देगा या फिर रिलेवेंट प्राइस को क्रॉस करेगा, ये ओवर वैल्यूड होगा। तो अगर जो लोग इन्वेस्टेड है, मतलब क्या स्मार्ट मनी इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो लोग कौन से भी प्राइस पे एग्जिट कर सकते हैं वो हम लोगों को पता नहीं है। तो आज के तारीख में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उन लोगों ने क्या करना चाहिए वो हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आते हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। मतलब अगर ये स्टॉक का हम लोगों ने रिटर्न निकाला जाए तो लोअर साइड से, मतलब 38 रुपीज़ से अराउंड 114% तक ग्रो हुआ है, ठीक है। कितना दिन में? 331 डेज में। अगर ये स्टॉक अच्छा खासा मूव हो रहा है तो आप इसमें से एग्जिट करना सही बात होगी? नहीं, आप लोग इसको एग्जिट नहीं कर सकते इस प्राइस पे जब तक वो डाउन साइड नहीं दिखा रहा है। इसके लिए अभी जो हम लोगों ने 1 डे के मूविंग एवरेजेस पकड़े हैं उधर हम लोगों को करना होगा 4 आवर्स के, ठीक है। तो 4 आवर्स के मूविंग एवरेजेस को कंसिडर करना है और नियर बाय सपोर्ट देखना है। तो सपोर्ट कौन सा है अभी इस प्राइस के लिए? 78। आप देख सकते हैं 7, इधर मैं पहले मार्क कर लेता हूं तो आप लोगों को इजी हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस था इस प्राइस का, ठीक है। इस प्राइस को क्रॉस करने के लिए अच्छा खासा वॉल्यूम की जरूरत थी और इधर आप लोगों को वॉल्यूम दिख रहा है जो अच्छा खासा है और वो ग्रोथ वॉल्यूम है। अगर यही स्टॉक नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम लोग देखते हैं,
हम लोग फाइनल वाला एक रेजिस्टेंस मार्क करके लेते हैं जो हाईएस्ट प्राइस है, जिसको शायद स्टॉक एक दिन में भी एक दिन में टच करके नीचे आ सकती है। अभी नियर बाय रेजिस्टेंस तो इधर नहीं दिखा रहा है कोई भी, लेकिन मैं आप लोगों को इसका सपोर्ट जो है उधर एक लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ, जो एक हर्डल बन सकता है। तो अभी इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। अगर ये नियर बाय रेजिस्टेंस अचीव होता है, ये जो 86 रुपीज़ का जो रेजिस्टेंस है वो अगर अचीव होता है और इसको अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तो ये प्राइस दिखा सकता है। आप लोगों को क्या करना है कि हर एक सपोर्ट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हो स्टॉक में तो आप क्या कर सकते हो, एक अच्छे प्राइस पे एग्जिट कर सकते हो। आपने किधर भी इधर लिया रहेगा स्टॉक, लेकिन एक अच्छे प्राइस पे एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक अच्छे प्राइस पे एग्जिट नहीं करते हो और अगर एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपना सेल करके साइड में हो जाता है तो आपको ये स्टॉक सीधा सीधा नीचे का प्राइस दिखा सकता है, जो कि अराउंड 60 रुपीज़ का है और वही हमारा इंट्रिंसिक प्राइस भी है। तो अगर स्टॉक इधर से गिर जाता है तो अराउंड 60 रुपीज़ तक आ सकता है और उससे नीचे भी जा सकता है। तो आप लोगों को जब ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्टेड रहोगे, आप कोई कंपनी का एनालिसिस करते हो और इन्वेस्टेड रहोगे, तो उसमें स्टॉप लॉस यूज़ करना नहीं भूलना है। आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। और इसमें हम लोग 2-3 ही चीज़ें देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं देख रहे हैं। जैसे कि आप लोग इसको क्रॉसओवर को देखोगे कि ये जो अगर बढ़ रहा है कंपनी का स्टॉक तो बढ़ने देने का, आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है। मूविंग एवरेजेस ऊपर की साइड पे कैसे ग्रो हो रहे हैं। और दूसरी चीज़, सपोर्ट ड्रॉ करते जाना है और एक अच्छे प्राइस पे एग्जिट करना है। वॉल्यूम नहीं आ रहा है, स्टॉक इधर आ रहा है इस प्राइस पे और अच्छा खासा सेलिंग वॉल्यूम नहीं दिख रहा है तो आप एग्जिट मत करना, आप क्रॉस ओवर को एग्जिट करना। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि इधर वॉल्यूम है, अच्छा खासा वॉल्यूम है, जो निगेटिव वॉल्यूम है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इस स्टॉक में से एग्जिट करना है एक स्टॉप लॉस के पास। क्योंकि इधर अभी एंट्री कौन करेगा, शॉर्ट सेलर एंट्री करने वाले। तो जब वो लोग एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉक सीधा सीधा नीचे आएगा, तब आपको किधर भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। और इसीलिए जब तक वो लोग बाय नहीं करेंगे वापस, स्टॉक जब नीचे गिर रहा है तब तक ये स्टॉक गिरते जाएगा। तो इसको जब फॉलो करोगे, अगर कोई इन्वेस्टेड है तो इनके रेजिस्टेंस को मार्क करके रखो और फॉलो करते जाओ। और अगर एक प्राइस क्रॉस करे, समझो इधर 150 रुपीज़ भी आती है ऊपर जाके, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप क्या करोगे, मूविंग एवरेजेस को फॉलो करते जाओगे और सपोर्ट को ड्रॉ करते जाओगे और हर बार नया रेजिस्टेंस बनेगा, वो आप लोगों के लिए फ़ायदा ही होगा ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो। लेकिन अगर कोई स्टॉक आपके एनालिसिस में दिखता है कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, आप उसमें इस लेवल पे एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड बना है। तो इसीलिए इस स्टॉक में एंट्री नहीं दिखती है और वो हम लोगों को इस मॉडल के थ्रू समझ में आती है। अगर वो लोग अपना ये जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो अगर सुधार लेते हैं और अच्छा करते हैं तो इवेंचुअली क्या होगा, ये कैश जो है वो कन्वर्ट होगी कैश फ्लो में। मतलब ये जो 151 करोड़ जो प्लस में दिखा रहा है वो 151 करोड़ आपको कैश में दिखाएगा, फ्री कैश फ्लो में दिखाएगा। यानी कि 350 करोड़ की कैश जनरेट होगी और उसकी वजह से शेयर जो है वो आपका और बढ़ेगा। यानी कि आपका शेयर इधर ओवर वैल्यूड नहीं दिखाएगा, अंडर वैल्यूड दिखाएगा। क्यों? क्योंकि कैश जो है वो आपको कम लग रही है। दूसरी चीज़ क्या होगी, ये जो वेटेड एवरेज है वो कम आएगा। अभी ये जो वेटेड एवरेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर यही वेटेड एवरेज समझो ये 12 आता है तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाते हुए दिख रहा है। सिंपल है, 30% का अपसाइड दिख रहा है। वेटेड एवरेज जो है वो सस्ता दिखा रहा है। तो जितना सस्ता रहेगा वेटेड एवरेज उतना अपने लिए अच्छा है। तो अभी के टाइम पे आपको जो मैंने बताया था, लीवर्ड बीटा महंगा होना मतलब स्टॉक में रिस्क ज़्यादा है। तो इसीलिए आप लोगों को ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मॉडल को क्रिएट करना है और सही से क्रिएट करना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं और बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करके आपको बताऊं तो मैं आप लोगों के लिए इन सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करके दिखा सकता हूं जो बचे हुए स्टॉक्स है। यानी कि और 8 कंपनी जो मैंने आपको दी है, टोटल 10 कंपनी, उसमें से 2 कंपनीज का एनालिसिस मैंने अभी किया। उसके बाद जो 8 कंपनीज बची है उनका भी आपको एनालिसिस करके चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैक्सिमम कमेंट आएगी तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं इसको इग्नोर करके
आगे के जो लेसन्स है उनके ऊपर काम करूँगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे जाके और एक चीज़ को देखेंगे, वो है शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग में आप देखो प्लेज परसेंटेज तो कुछ है नहीं, शेयर प्राइस एनालिसिस। इस कंपनी ने एवरेज 30% का CAGR दिया है। मतलब किसी भी स्टॉक में, जैसे कि आप FD ओपन करते हो या किसी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 8% 7% का रिटर्न आता है। वैसे इस स्टॉक ने 32% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। लास्ट ईयर तक 2022 है, ये गलत हुआ है इधर, 2013 अभी 22 हुआ, ठीक है। तो ये जो 2022 तक का जो रिटर्न है वो 28% दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। लेकिन इसका जो पे आउट है वो थोड़ा कम है, मतलब डिविडेंड कम दे रही है कंपनी। लेकिन ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है, सभी चीज़ों में अच्छी है। लेकिन आज के तारीख में इस शेयर का प्राइस ओवर वैल्यूड है। अगर आपको यही शेयर अराउंड 60 रुपीज़ या फिर 60 के नीचे 45 ऐसी प्राइस में मिलता है तो शायद आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन उस वक्त भी एनालिसिस करके देखना है कि वो शेयर क्यों नीचे आया है, सिर्फ ओवर वैल्यूड है इसके लिए नीचे आया है कि और कोई रीज़न है, वो आप लोगों को देखने ज़रूरी है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। और आप देख सकते हैं, इधर देखो 61 रुपीज़ से अराउंड 14 रुपीज़ तक प्राइस आई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद अभी जो ग्रो की है वो 50 रुपीज़ 13 रुपीज़ से 81 रुपीज़ तक ग्रो की है। तो अभी ओवर वैल्यूड चल रही है प्राइस। लेकिन कल उठ के अगर प्राइस नीचे आती है और अच्छी प्राइस मिलती है आपको, तो उस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आज के तारीख में इसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा कॉल नहीं रहेगा। तो हम लोगों को इस एनालिसिस से समझना है कि कंपनी 5 साल तक, कितने साल होते हैं ये, 6 साल तक लगातार गिर रही थी। अगर ये 81 रुपीज़ की प्राइस अभी चल रही है, अगर इधर से गिरना स्टार्ट करती है तो वो 6 साल तक गिर सकती है। तो अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे तो 6 साल तक उसको रुकना पड़ सकता है। इसीलिए शेयर में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस लेसन में इतना ही। आप लोगों को जो चीज़ मुझे समझानी थी वो थी कैश कन्वर्जन साइकिल, वो मैंने समझाई है। अभी हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे।